नमस्कार सभी साथियों, मैं दीपक कुमार दीक्षित। कल्याण हिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन किया था और प्रागैतिहासिक काल में भी हमने पुरापाषाण काल देखा था। पुरापाषाण काल के हमने 3 भागों को देखा था: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल, जहाँ हमने पिछली वीडियो को ख़त्म किया था, जहाँ पर हमने देखा था होमो सेपियंस का उदय और चकमक उद्योग उच्च पुरापाषाण काल में चल रहे थे। और उच्च पुरापाषाण काल के बाद में आता है मध्य पाषाण काल। पुरापाषाण काल के बाद में कौन सा पार्ट आएगा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल के बारे में बात की जाए तो मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों की ही विशेषता है, इसलिए इस काल को संक्रमित काल भी कहा गया है। कि हमें अग्नि के साक्ष्य उच्च पुरापाषाण काल में मिल जाएंगे और मध्य पाषाण काल में भी हमें अग्नि के साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन मानव यहाँ पर भी उपयोग नहीं करेगा अग्नि का। जैसे खाना पकाने में इस जो उपयोग है वो मानव मध्य पाषाण काल में भी नहीं करेगा। और कई चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे पशुपालन के भी साक्ष्य मिल जाते हैं। आग का प्रयोग भी मानव करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन पूर्णतः मानव आग जैसे खाना वो मांस पका करके नहीं खाएगा। यहाँ पर भी आगे पुरापाषाण काल में ही जा कर के मानव कच्चा मांस की जगह पका हुआ मांस खाने में उपयोग में लेगा। हम इसका मध्य पाषाण काल की बात की जाए 1867-68 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल महोदय ने मध्य पाषाण काल के बारे में हमें सर्वप्रथम बताया। मध्य पाषाण काल से संबंधित जो हमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिलते हैं, उसके कारण हम इसे सूक्ष्म माइक्रोलिथिक एज, सूक्ष्म पाषाण उपकरण काल भी कहा जाता है इस मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो यहाँ के जो स्थल हैं, स्थलों की बात की जाए, सर्वप्रथम इसकी जो हम कार्लाइल महोदय जो बात करेंगे, विंध्य पर्वत क्षेत्र में रीवा MP और मिर्ज़ापुर UP, वहाँ से सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के बारे में, औजारों के बारे में हमें यहाँ से इस काल से संबंधित औजारों का हमें यहाँ से C.L. कार्लाइल महोदय बताते हैं। जो हम देखते हैं पुरापाषाण काल में क्वार्ट्जाइट, चर्ट, जेस्पर, इनका प्रयोग मानव कर रहा था। इन पत्थरों का जो मानव उपयोग कर रहा था, यहाँ कर कैल्सिडोनी हो गया, अर्गेट हो गया, इनका उपयोग कर रहा है मानव हथियार बनाने के रूप में। जो औजार वहाँ पे चर्ट, फ्लिंट, जेस्पर, क्वार्ट्जाइट के बन रहे थे, यहाँ करके माइक्रोलिथिक टूल्स भी नाम दिया गया है। माइक्रोलिथिक टूल्स सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के कारण, जिसमें माइक्रो ब्लेड, माइक्रो ब्यूरिन, जो हमने ब्लेड का छोटा रूप, जो वहाँ पर बड़ी ब्लेड रूप से बन रही थी, यहाँ करके छोटे रूपों में उनको बनाया जा रहा है। यहाँ के हम देखते हैं त्रिभुजाकार जो औजार मिल रहे हैं, यहाँ हम देखेंगे कि त्रिभुजाकार के अलावा समलंब, ट्रेपिज, नवचंद्राकार, लूनेट, इस तरीके के हथियारों को मानव बना रहा है। क्योंकि मानव यहाँ पे मानव का मस्तिष्क हमने देखा था, होमो सेपियंस मानव, उच्च पुरापाषाण काल, प्रज्ञ मानव। तो मानव जब देख रहा है कि एक बड़ा पत्थर ले रहा है और वो खरगोश का शिकार कर रहा है, मानव वो है छोटा सा, उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर, वो बड़ा पत्थर ज़्यादा दूर भी नहीं फेंका जा सकता है। तो मानव ने छोटे छोटे हथियार इसके कारण बनाए कि अब ट्रायंगल है, किसी न किसी हिस्सा जाकर के उस खरगोश या जो जिसका भी वो शिकार कर रहा है उस पर जाकर के लगेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल में ही हम देखेंगे C.L. कार्लाइल महोदय ने 1867 ईस्वी में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र
अब विंध्य पर्वतीय क्षेत्र हम देखते हैं यूपी एमपी बॉर्डर, रीवा वाला क्षेत्र तो यूपी का, एमपी का, रीवा एमपी और मिर्ज़ापुर यूपी। यहाँ से सर्वप्रथम इसके साक्ष्य मिल रहे हैं, पाषाण औजारों के साक्ष्य मिल रहे हैं, पाषाण औजार। और ये जो पाषाण औजार हैं ये सूक्ष्म, छोटे छोटे हैं। अब ये छोटे होने के कारण सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण छोटे हैं, तो इसके कारण इस काल को पूरे को माइक्रोलिथिक एज, इंग्लिश में अगर बात की जाए माइक्रोलिथिक एज। और इसी के कारण जो औजार मिले हैं माइक्रोलिथिक टूल्स, माइक्रोलिथिक टूल्स, जो औजार हैं उनके आधार पर। औजार भी कौन कौन से हैं? माइक्रो ब्लेड, ठीक, माइक्रो ब्यूरिन, हमने इनका अध्ययन पिछले वीडियो में किया था, ब्यूरिन ब्लेड का, ब्यूरिन ट्रायंगल। और ट्रायंगल की बात की जाए इस तरीके का त्रिभुज, ये तो इंग्लिश और ये हिंदी, त्रिभुज। जो त्रिभुजाकार जो हमें औजार मिल रहे हैं, तो मानव जो शिकार कर रहा है तो वो इस त्रिभुज का जो पत्थर, और जो ये पत्थर भी यहाँ पर हम देख रहे थे, चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट और एक निम्न पुरापाषाण का क्वार्ट्जाइट, चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट, ये तो चल ही रहे थे इनके साथ साथ में ही। और हमें और जो दूसरे कैल्सिडोनी, अर्गेट, तो ये इनके औजार मिल रहे हैं, इन पत्थरों के औजार मिल रहे हैं, और जो औजार जो बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं, त्रिभुजाकार के, ठीक है। समलंब की बात की जाए, समलंब आकार के, समलंबाकार की बात की जाए, ये हिस्सा है जो पकड़ने के लिए, तो समलंब आकार के। और बात की जाए, इनको हम इंग्लिश में ट्रेपिज बोलेंगे, ट्रेपिज। ये इनकी बात की जाए, समलंबाकार, लूनेट, नवचंद्राकार के औजार हमें मिल रहे हैं। और नवचंद्राकार ये पकड़ने का स्थान, तो इस तरीके से इनको पैनापन दिया जा रहा था। और यही तो अब मानव शिकार करके लेके आ रहा है, इससे शिकार कर रहा है, इनसे शिकार कर रहा है, इनसे शिकार कर रहा है। मानव की बुद्धि विकसित हुई, जो मानव एक जगह बड़े बड़े पत्थरों से शिकार कर रहा था, अब मानव छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के माध्यम से शिकार करना प्रारंभ कर देता है। मध्यपाषाण काल, CL कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में, मध्यपाषाण काल को हम संक्रमण काल भी कहते हैं, संक्रमण काल। और संक्रमण काल भी क्यों कह रहे हैं हम इसे संक्रमण? मध्यपाषाण काल में पुरापाषाण काल की और पुरापाषाण, पुरा और नव दोनों की ही विशेषता मिलेगी। दोनों की विशेषता मिलेगी, ठीक है। जो ये औजार हैं, जो सर्वोत्कृष्ट औजार जो हमें मिले वो लंगनाज से मिल रहे हैं। जो सूक्ष्म पाषाण औजार हैं वो लंगनाज से मिल रहे हैं। सूक्ष्म पाषाण लंगनाज, सूक्ष्म पाषाण उपकरण
सर्वोत्कृष्ट जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण वो लंगनाज से मिल रहे हैं, और लंगनाज की जो खोज की गई थी वो की गई थी एच डी साकलिया के माध्यम से। एच डी साकलिया ने लंगनाज की खोज की गई, जहाँ से हमें सर्वोत्कृष्ट सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। और यहीं से जो मध्य पाषाण काल है, यहीं पर हमें एक और चीज़ मिलती है कि मृदभांड मिलते हैं हस्त निर्मित, क्योंकि अभी तक चाक का आविष्कार नहीं हुआ था, और ये हस्त निर्मित मृदभांड मिलेंगे यहाँ से। हस्त निर्मित मृदभांड मिलेंगे, चाक निर्मित नहीं मिलेंगे, चाक बाद में आएगा। हस्त निर्मित लाल मृदभांड, ठीक है। लाल मृदभांड मध्य पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता। मध्य पाषाण काल में क्या खोज सर्वप्रथम सीएल कार्लाइल ने किया, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। हमने देखा था पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल जब समाप्त हो रहा है, उच्च पुरापाषाण काल समाप्त हो रहा था, हिमयुग की समाप्ति हो रही है। हिमयुग की समाप्ति। अब जब हिमयुग की समाप्ति हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो तापमान में वृद्धि हो रही है। अब जब तापमान में वृद्धि हो रही है तो गर्मी भी पड़ेगी, सूखा भी पड़ेगा, और इसी के कारण हम देखते हैं सूक्ष्म जीव जंतुओं का भी उद्भव होगा। अब जब सूक्ष्म जीव जंतुओं का भी उद्भव हो रहा है, तो इसी के कारण मानव को क्या है, जो औजार है वो सूक्ष्म पाषाण उपकरण, जो औजार है वो सूक्ष्म पाषाण के बनाएगा वो। अब सूक्ष्म पाषाण के जो औजार बना रहा है, तो वो छोटे छोटे हैं, तो उनको हाथों के माध्यम से भी फेंक सकता है, अपने हाथों से फेंक रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास हो रहा है। प्रक्षेपास्त्र तकनीकी, और यही प्रक्षेपास्त्र तकनीकी है ना, इसे ही महान क्रांति भी कहा गया है तकनीक के क्षेत्र में। महान क्रांति। और यहीं से ही तीर कमान पद्धति का विकास होता है। तीर कमान तकनीकी आती है, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी आ रही है। क्यों आ रही है? तापमान में वृद्धि हो रही है, छोटे जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जंतुओं का उद्भव हो रहा है। मानव जो औजार थे उसके त्रिभुजाकार के ट्रेंगल, लूनेट और समलम, ये माइक्रोब्लेड, माइक्रोब्यूरिन, जो माइक्रोलिथिक टूल्स थी, उनके माध्यम से वो शिकार कर रहा था, जो वो उसके औजार थे। क्यों कर रहा था? क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु। इतना देखा। फिर हम देखते हैं यहाँ हिमयुग की समाप्ति हो गई, तापमान में वृद्धि हो गई, गर्मी और सूखा पड़ रहा है। गर्मी भी है, सूखा भी हो रहा है, जीव जंतुओं का भी उद्भव हो रहा है, औजार सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिल रहे हैं। और जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिल रहे हैं, जिसके कारण इसको माइक्रोलिथिक टूल्स कहा गया है। और जो इसके साक्ष्य हमें जो मिलते हैं, जिन स्थलों से मिलते हैं, सर्वप्रथम देखते हैं तो सराय नाहर जो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में भी प्रतापगढ़ जिला, ये उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला, जिसमें सराय नाहर, तो यहीं से ही एक शवाधान में एक कब्र में 4 मानव कंकाल मिले हैं। 4 मानव कंकाल मिले हैं एक कब्र से, सराय नाहर से। और जो प्रतापगढ़ में स्थित है, मिले हैं 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। 8 गर्त चूल्हे, स्तंभ गर्त मिले हैं। स्तंभ गर्त की बात की जाए, कोई भी फर्श है उसमें जो गड्ढे
गड्ढे किए जाते थे और उसमें स्तंभ किए जाते हैं, इसलिए उसको स्तंभ गर्त कहा जाता है। 8 गर्त चूल्हे एक जगह मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सामुदायिकता की भावना, एक साथ रह रहे हैं या संयुक्त रूप से रह रहे हैं, संयुक्त रूप से। मानव रह रहा है यहाँ, मानव रहने के साक्ष्य। 8 गर्त चूल्हे, स्तंभ गर्त, 4 मानव कंकाल, और यहीं से सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर मिले हैं। मानव के अस्थि पंजर यहीं से मिल रहे हैं। स्तंभ गर्त, मानव अस्थि पंजर, 4 मानव कंकाल मिले हैं, 8 गर्त चूल्हे। इसकी जो खोज है वो की थी केसी ओझा जी ने। केसी ओझा जो इस क्षेत्र को प्रकाश में लाए थे, केसी ओझा। और यहीं से ही दंत रोग के भी साक्ष्य मिलते हैं, दंत रोग के भी यहीं से ही साक्ष्य मिलते हैं, के साक्ष्य। फिर आता है, हम देखते हैं महाधा, दूसरा, वो यूपी में ही है और प्रतापगढ़ में ही है ये दोनों क्षेत्र। दमदमा, और एक और पढ़ेंगे हम दमदमा के बाद में महाधा, दमदमा, और एक पढ़ते हैं हम महाधा। जो दमदमा है, दमदमा से हमें 41 मानव कंकाल, 41 मानव कंकाल, 41 मानव कंकाल में भी हम देखते हैं 5 युगल समाधान है, 5 युगल समाधान, और एक त्रिमानव समाधान। 5 युगल समाधान मिलते हैं, 41 मानव कंकाल समाधान मिले हैं। ये 41 मानव कंकाल के जो समाधान है, समाधान, उसमें हम देखते हैं 41 मानव 5 युगल समाधान, एक त्रिमानव समाधि। और दमदमा में ही हम सर्वप्रथम हड्डी एवं हिरण के सींगों, हड्डी एवं हिरण के सींगों के छल्ले, हड्डी एवं हिरण के जो सींग हैं, हड्डी निर्मित उपकरण मिल रहे हैं और हिरण के सींगों के छल्ले मिल रहे हैं। और जो ये समाधि है और जो ये समाधान है, जो ये कब्र हैं, ये कब्र हमें बेलनाकार रूप से या अंडाकार रूप से मिलती है, जैसे ये। तो 4 मानवों को यूँ दफनाया, 4 मानव कंकाल। यहाँ देखा जाए तो 5 युगल समाधान मिल रहे हैं। हालांकि इसमें युगल समाधान में पता नहीं है कि कौन स्त्री या पुरुष का है, लेकिन यहाँ त्रिमानव समाधान मिल रहा है। यहाँ 4 मानव समाधान मिल रहे हैं एक साथ में, यहाँ त्रिमानव, यहाँ महाधा में आकर के युगल समाधि मिलेगी हमें। और यहीं पर ही सर्वप्रथम मृतक संस्कार विधि का भी यहीं से हमें सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। महाधा में जो ये सराय नाहर में जो हमें ये शवादान कब्रों के जो साक्ष्य मिले हैं, बेलनाकार तो है, उसकी बात कर रहे हैं। मध्यपाषाण काल में छिछली कब्रें मिली हैं मध्यपाषाण काल की, ज़्यादा गहरी कब्रें नहीं हैं। मृतक संस्कार, यहीं से हमें युगल समाधि भी मिल रही है, युगल समाधि भी हमें यहीं से मिल रही है। और जो इसके जो पैर, सिर और पैर हैं, तो पूर्व दिशा की ओर तो इसके पैर हैं, पूर्व की ओर तो पैर हैं, और पश्चिम दिशा की ओर इसके सिर है, पश्चिम दिशा की ओर इसके सिर है। तो इस तरीके के इसको दफनाए गए हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी, लंगनाथ से उत्कर्ष श्रेणी के हमें पाषाण उपकरण मिलते हैं, जिनकी खोज HD साकलिया ने की। सरायनार, महाधा, दमदमा, लंगनाथ से ही हमें स्तंभ गर्त चूल्हों के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में हमें अग्नि के साक्ष्य मिलने प्रारंभ होते हैं।
मध्यपाषाण काल में। और हम आगे देखते हैं, मध्यपाषाण काल में ही सर्वप्रथम हमें पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन, और जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो मिलते हैं हमें, एक तो आदमगढ़, आदमगढ़ एमपी में पड़ता है, आदमगढ़ होशंगाबाद जिला। दूसरा है बागौर, जो भीलवाड़ा में है, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान। बागौर की जो खोज की थी बीएन मिश्रा, बीएन मिश्रा जी ने बागौर जो भीलवाड़ा में है, जहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं, बागौर से और आदमगढ़ से। बागौर की खोज की बीएन मिश्रा। और जो बागौर जो क्षेत्र है, बागौर जहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, उसे महासतियों का टीला भी कहा गया है। महासतियों का टीला, महासतियों का टीला, ये हुआ। अगर पशुपालन को याद रखने, इसके जो क्षेत्र हैं उसको याद रखने की एक ट्रिक देखी जाए तो ABP याद रख लेना। ABP आजकल एक न्यूज़ चैनल भी है, वो सुर्खियों में बना हुआ है। A मतलब आदमगढ़, B मतलब बागौर और P मतलब पशुपालन। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। दमदमा, महादा, यहाँ से हमें युगल समाधि मिल रही है। मृतक संस्कार विधि के भी यहीं से हमें साक्ष्य मिल रहे हैं। और ये जो कब्रें मिली हैं, जो मानव शवाधान मिले हैं, इनके जो सिर हैं वो तो पश्चिम की तरफ है और पैर हैं वो पूर्व की तरफ हमें मिले। बेलनाकार, अंडाकार हमें यहाँ से शवाधान मिले हैं। मृतक संस्कार महादा से, मैं से मृतक याद रख लेना आप, मैं से मृतक संस्कार हो जाएगा। दमदमा 41 मानव कंकाल शवाधान मिल रहे हैं। त्रिमानव समाधान भी हमें दमदमा से मिल रहा है। 5 मानव युगल समाधान मिल रहे हैं। 4 मानव कंकाल, जो 4 मानव शवाधान के रूप में जो कंकाल मिल रहे हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? सरायनहार से मिल रहे हैं। 8 गढ़चूल्हे, स्तंभगढ़, ये तो सरायनहार और महादा दोनों जगह मिलेंगे आपको। गर्त चूल्हे हैं, स्तंभगढ़ है, दोनों में कॉमन है। अगर बात की जाए मध्य पाषाण कालीन प्राचीनतम स्थल, तो महादा और सरायनहार। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो सरायनहार करना है, और ऑप्शन में अगर महादा या सरायनहार में से कोई एक हो तो आपको जो उचित लगे जिनमें एक हो उनमें से करना है। जैसे महादा हो, दमदमा और 2 और ऑप्शन दे दे तो उनमें से आप पे महादा पे जाना है। अगर यहाँ सरायनहार है तो सरायनहार पर ही टिक करना है। अगर एक ऑप्शन में सरायनहार है तो सरायनहार, अगर दोनों हैं तो सरायनहार, और दोनों में से एक है तो एक पे जाना है। ठीक है, इतना हुआ मध्यपाषाण काल। आगे हम देखते हैं तीसरा, नवपाषाण काल। हमने इसका टाइम पीरियड देखा था 8,000 से 6,000। हम नवपाषाण काल में सर्वप्रथम हमें यहाँ पर हम देखते हैं कृषि का प्रारंभ हो जाता है। कृषि का प्रारंभ हो जाता है। अब जब कृषि का प्रारंभ हो रहा है नवपाषाण काल में, और जब कृषि होगी तो स्थायी जीवन व्यतीत करेंगे। तो यहाँ से ही स्थायी जीवन प्रारंभ माना जाता है। मानव का स्थायी जीवन प्रारंभ हो गया। यहीं पर आग का भी आविष्कार हो रहा है। अब मानव कच्चा मांस नहीं खाएगा, मांस पकाकर खाएगा। कृषि का प्रारंभ हो रहा है। कृषि का प्रारंभ होगा तो अधिशेष आएगा। अब जब अधिशेष आएगा तो उस अधिशेष को रखने के लिए पात्र भी बनेंगे। मृदभांड, आग का उपयोग प्रारंभ हो ही चुका है। अब मानव मृदभांड बनाएगा और पक्के मृदभांड बनाएगा, पके हुए। और यहीं पर चाक का भी आविष्कार होगा। चाक से पहले आप देख सकते हो पहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है ये पहिए का आविष्कार।
नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो जाना। पहिया एक तरीके से चाक ही है, चाक के माध्यम से वो मृदभांड बना रहा है। मृदभांडों में वो जो भी अन्न उपजा रहा है, अभी तक तो मानव क्या था, खाद्य संग्राहक था। इससे पूर्व तो खाद्य संग्राहक, अगर हम पूर्व की बात की जाए नवपाषाण, और अब क्या हो गया, खाद्य उत्पादक। खाद्य उत्पादक, यह मानव खाद्य उत्पादक हो गया। यहाँ मानव केवल और केवल खाद्य संग्राहक के रूप में ही है। अब मानव खाद्य संग्रहण के लिए वो मृदभांड बनाएगा। मृदभांड बनेंगे पक्के, क्योंकि आग का आविष्कार, आग का उपयोग वो उपयोग कर रहा है। यहाँ पर खोज तो उसने पहले ही कर ली थी, लेकिन वो मानव जीवन में उपयोग नहीं कर पा रहा था। यहाँ करके वो उपयोग करने लग गया। अब जब वो उपयोग कर रहा है, स्थायी जीवन उसका जो भोजन है वो भी वो पका करके खाने लग रहा है। कृषि का प्रारंभ हो गया, स्थायी जीवन प्रारंभ हो गया। ग्राम जीवन एक तरीके से हम कह सकते हैं। खाद्य उत्पादक के रूप में मानव है। पहिए का आविष्कार हो रहा है, तो मानव हम देखते हैं पशुपालन प्रारंभ हो जाता है वहाँ पर मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ है, लेकिन वहाँ पर मानव को पाल रहा था जब मध्यपाषाण काल था। अब यहाँ आकर के मानव क्या कर रहा है, यहाँ मानव पशु का जो दूध का उपयोग कर रहा है, पशु पालन का वाणिज्यिक रूप से उपयोग कर रहा है। उपयोग प्रारंभ होगा तो यहाँ से ऊन भी प्राप्त करेगा, दूध भी प्राप्त करेगा। तो यहाँ मानव केवल मांस के लिए ही नहीं पालेगा पशु को, ऊन के रूप में भी, दूध के रूप में भी। हम देखते हैं मानव द्वारा प्रथम जो पालतू पशु था वो कुत्ता था, जो बुरझोम में हमें उसके साक्ष्य मिलेंगे। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए गए साक्ष्य, वहीं से हमें गर्तावास भी मिलेंगे, गुप्त कराल से भी मिलेंगे। गुप्त कराल से बृहद स्तर पर हड्डियों के उपकरण के रूप में साक्ष्य मिलते हैं, और गर्तावास भी हमें मिलते हैं जो जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल के रूप में मेहरगढ़ में हम देखेंगे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लौरादेव नामक स्थान से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो हमें नवपाषाण कालीन मेहरगढ़ स्थल है। मेहरगढ़ में से तो हमें जौ के साक्ष्य मिले हैं, जौ के भी, गेहूं के भी, लेकिन प्रमुखता से तो जौ। अब जो जौ के साक्ष्य मिले हैं 7000 BC के आसपास के हैं, ठीक। और जो वर्तमान में संत कबीर लौरादेव नामक स्थान, लौरादेव संत कबीर यूपी, संत कबीर नगर लौरादेव से यूपी से हमें किसके साक्ष्य मिल रहे हैं, लौरादेव से हमें चावल के साक्ष्य मिलेंगे, चावल के साक्ष्य। और ये 8000 BC से 9000 BC के आसपास के हैं। जो कृषि के साक्ष्य, अगर कृषि यहाँ पे प्रारंभ होती है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से ही हमें पालतू भैंस के भी साक्ष्य मिलते हैं, पालतू भैंस। यहाँ मानव भैंस जो पशुपालन कर रहा है उसका वाणिज्यिक रूप से भी उपयोग कर रहा है। वाणिज्यिक रूप से मतलब उसके ऊन का भी उपयोग कर रहा है, दूध का भी उपयोग कर रहा है। और जो कृषि के प्राचीनतम हमें जो साक्ष्य मिलते हैं लौरादेव संत कबीर नामक नगर से मिलते हैं। नवपाषाणिक एक स्थल और आएगा बुरझोम, ये जम्मू कश्मीर में है। और एक और स्थल है गुप्त कराल, यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए गए का साक्ष्य मिला है। यहाँ से भी गर्तावास मिलते हैं हमें, गर्तावास, और यहाँ से भी हमें गर्तावास मिलते हैं। लेकिन यहाँ भिन्नता ये है, यहाँ पर हड्डी के विशेष उपकरण मिलेंगे, हड्डी के उपकरणों की प्रधानता यहाँ है, उपकरणों की प्रधानता। हमें जो हड्डी के उपकरणों की प्रधानता मिलेगी वो गुप्त कराल में मिलेगी। बुरझोम, जहाँ से हमें
मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण शब्द को लुब्बाक, जॉन लुब्बाक महोदय ने, जॉन लुब्बाक, इन्होंने सर्वप्रथम नवपाषाण शब्द को दिया था, और वो भी दिया था प्री हिस्टोरिक टाइम जो मैगजीन है उसमें, प्री हिस्टोरिक टाइम मैगजीन में दिया था सर्वप्रथम। और नवपाषाण काल से संबंधित जो भारत में उत्खनन किया गया था वो 1842 ईस्वी में लिंगसुगुर नामक स्थान पर किया गया था। लेकिन जो इसका प्रथम पाषाण उपकरण जो हमें प्राप्त होता है टोंस नदी घाटी, टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश, वहाँ से हमें नवपाषाणकालीन प्रथम पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ जो मैन्सूरियन द्वारा खोजा गया 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में प्रथम नव पाषाण कालीन उपकरण 60 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में सर्वप्रथम लिंगसुगुर नामक स्थान से नवपाषाण स्थल की खोज की। जॉन लुब्बाक ने प्रथम बार नवपाषाण शब्द दिया प्री हिस्टोरिक टाइम में। इसके बाद हम देखते हैं गॉर्डन चाइल्ड ने तो इसे नवपाषाण, गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है, नवपाषाणिक क्रांति। नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी है गोल्डन चाइल्ड ने। इसको नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि मेहरगढ़ है जो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में नहीं, गोल्डन चाइल्ड ने नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा इसलिए दी, यहाँ पर हमें कृषि का प्रारंभ हो जाता है, आग का भी उपयोग मानव करना प्रारंभ कर देता है, चाक का आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया, मानव स्थायी ग्राम्य जीवन के रूप में रह रहा है, सामुदायिकता की भावना है, संयुक्त रूप से रह रहा है, इस कारण नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी गई है। हम मेहरगढ़ को देखते हैं, मेहरगढ़ बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, और यहीं से मेहरगढ़ बलूचिस्तान को अन्न की टोकरी भी कहा गया है। बुरजोम, गुपकराल, मेहरगढ़। उसके बाद में आते हैं कोल्डी हवा। मेहरगढ़ से हमने चावल के जौ के साक्ष्य देखे थे, और लौहरादेव से हमने चावल के साक्ष्य देखे थे। कोल्डी हवा से भी हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डी हवा से, कोल्डी हवा, यहाँ से भी हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं कोल्डी हवा से। चौपानी मांडो जो स्थल है, चौपानी मांडो से तीनों कालों के साक्ष्य मिलते हैं। चौपानी मांडो से हमें तीनों कालों के साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डी हवा से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाणिक जो स्थल है चिरांद से नाग पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। सर्वाधिक हड्डी निर्मित उपकरण मिले हैं। सर्वाधिक हड्डी निर्मित उपकरण चिरांद से मिले, नाग पूजा के साक्ष्य मिले हैं। पिकली हल की बात की जाए, पिकली हल, सर्वाधिक भस्म टीले भी यहीं से मिले हैं। भस्म टीले। महागढ़ा की अगर बात की जाए, महागढ़ा, यहाँ से एक वर्तमान समय को आप कह सकते हो गौशाला रूप में एक बाड़ा मिला है। महागढ़ा से हमें पशुबाड़ा मिला है, पशुबाड़ा, ठीक है। और जो दक्षिण भारत में
प्रथम फसल उपजाई गई थी दक्षिण भारत में, वो थी मिलेट या रागी। मिलेट या रागी भी इसे नाम दे सकते हैं। और दक्षिण भारत में मिलेट, और सर्वाधिक जो नवपाषाणिक स्थल हैं वो केरल से मिले हैं। केरल चौपानी मांडव से तीनों कालों के साक्ष्य मिले, कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले। और अगर कृषि का आधुनिकतम रूप से हम वर्तमान, जैसे हम मेहरगढ़ को पढ़ते आ रहे थे अभी तक, लेकिन वर्तमान में लहुरादेव नामक स्थान से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।